गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। जरा एक सीन सोचिए। एक कंपनी एक स्टार सेल्स पर्सन को नौकरी पर रखती है। उसका पिछला रिकॉर्ड शानदार है, इंटरव्यू में भी कमाल कर दिया, सब बहुत खुश हैं। लेकिन 6 महीने में ही पूरी टीम का माहौल बिगड़ जाता है, सेल्स के नंबर गिरने लगते हैं और वो स्टार परफॉर्मर कंपनी छोड़ देता है। ऐसा क्यों हुआ? कहाँ गलती हुई? ये कहानी लगभग हर कंपनी में किसी न किसी रूप में होती है। अक्सर लगता है कि बस एक अच्छा बोलने वाला, एक चार्मिंग इंसान सेल्स के लिए काफी है। लेकिन असलियत यह है कि एक गलत हायरिंग, खासकर सेल्स में, सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं करती, वो टीम का मनोबल, क्लाइंट के रिश्ते और कंपनी की साख तक को डुबो सकती है। और इसी गलती से बचने के लिए जो एक व्यवस्थित ढांचा बनाया गया है, आज हम उसी की गहराई में उतरेंगे। हमारा विश्लेषण फ्रेमवर्क्स ऑफ सेल्सफोर्स एक्विजिशन एंड सिलेक्शन के कुछ प्रमुख अंशों पर आधारित है। तो आज का मिशन सिर्फ सेल्स टीम बनाने के स्टेप्स को गिनना नहीं है, बल्कि उस रणनीति और मनोविज्ञान को समझना है जो एक अच्छी भर्ती और एक बुरी भर्ती के बीच का फर्क तय करती है। चलिए इस प्रक्रिया की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन सुबह एचआर उठता है और कहता है चलो आज कुछ सेल्स वालों को नौकरी पर रखते हैं। इसके पीछे एक ब्लूप्रिंट होता है ना? हाँ, और हैरानी की बात है कि कई कंपनियां, खासकर नए स्टार्टअप्स, इसी ब्लूप्रिंट वाले हिस्से को सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। वो सीधे भर्ती पर कूद जाते हैं। जबकि पहला और सबसे जरूरी कदम है जनशक्ति योजना, यानी मैन पावर प्लानिंग। ये सिर्फ ये गिनना नहीं है कि हमें 5 लोग चाहिए। ये रणनीति से जुड़ा सवाल है। हमें ये 5 लोग क्यों चाहिए? क्या हम एक नए शहर में जा रहे हैं? क्या हमारा कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है? या हमारे कॉम्पिटिटर ने हमारे लोग तोड़ लिए हैं? बिना इस क्यों के आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। ठीक है, तो क्यों और कितने का जवाब मिल गया। अब आता है कैसा इंसान चाहिए। मुझे लगता है यहीं पर अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल, और यहीं पर 2 बहुत जरूरी दस्तावेज सामने आते हैं। कार्य विवरण यानी जॉब डिस्क्रिप्शन और कार्य विनिर्देश यानी जॉब स्पेसिफिकेशन। ये सुनने में एक जैसे लगते हैं। हाँ, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए सेल्स पर्सन ढूंढ रहे हैं। ठीक है। तो कार्य विवरण बताएगा कि नौकरी में करना क्या है। जैसे आपको दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को हमारा नया एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बेचना होगा और हर महीने 5 लाख रुपए का सेल्स टारगेट पूरा करना होगा। आपको क्लाइंट्स को डेमो देना होगा और रिश्ते बनाने होंगे। ये काम का क्या है? और कार्य विनिर्देश वो बताएगा कि ये काम करने के लिए उम्मीदवार में क्या होना चाहिए। जैसे इस काम के लिए आपके पास एमबीए की डिग्री, कम से कम 3 साल का SaaS सेल्स का अनुभव और मोल भाव करने का बेहतरीन कौशल होना चाहिए। साथ ही आप दबाव में काम करने में माहिर हों। ये उस इंसान का कौन है? समझ गए। और यहां सबसे बड़ी गलती होती है। कंपनियां अक्सर जॉब स्पेसिफिकेशन में ऐसी चीजें लिख देती हैं जिनकी जरूरत ही नहीं होती।
जैसे सिर्फ आईआईएम से पास आउट। इससे वो अपना टैलेंट पूल खुद ही छोटा कर लेती हैं और कई बेहतरीन उम्मीदवार दरवाजे से ही लौट जाते हैं। एक मजबूत नींव के बिना आप एक अच्छी सेल्स टीम की इमारत नहीं बना सकते, और ये योजना ही वो नींव है। ना बेहतर है या बाहर की दुनिया में? ये क्लासिक बहस है। आंतरिक बनाम बाहरी भर्ती। आंतरिक स्रोत यानी कंपनी के अंदर से ही किसी को प्रमोट करना या दूसरे डिपार्टमेंट से लाना बहुत सुरक्षित लगता है। आप उस इंसान को जानते हैं, वो कंपनी के कल्चर को समझता है, इसमें वक्त और पैसा दोनों बचता है। लेकिन इसका कोई नुकसान भी है? जरूर है। सबसे बड़ा नुकसान है ग्रुप थिंक का खतरा। यानी सब लोग एक ही तरह से सोचने लगते हैं, कोई नया आइडिया या नजरिया टीम में नहीं आ पाता। मतलब टीम में ताजी हवा आना बंद हो जाती है। बिल्कुल। इसके अलावा अंदरूनी पॉलिटिक्स भी बढ़ सकती हैं कि उसे प्रमोशन क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं। समझ गई। तो ताजी हवा के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। बाहरी स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? बाहर की दुनिया तो बहुत बड़ी है। पारंपरिक तरीके हैं, जैसे अखबारों या जॉब वेबसाइट्स जैसे Naukri.com पर विज्ञापन देना। फिर हैं कैंपस भर्ती, जहां सीधे कॉलेज से नए टैलेंट को उठाया जाता है। इसके अलावा रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं जो आपके लिए सही उम्मीदवार ढूंढ कर लाती हैं। और एक तरीका जो आजकल बहुत असरदार माना जाता है वो है कर्मचारी रेफरल, एम्प्लॉय रेफरल्स। यानी आपके मौजूदा कर्मचारी किसी को नौकरी के लिए रेफर करें। कंपनी ऐसे पसंद करती हैं क्योंकि एक अच्छा कर्मचारी अक्सर अपने जैसे ही अच्छे लोगों को जानता है। लेकिन इसमें भी कोई खतरा है? हाँ, इसमें एक छिपा हुआ खतरा है, अनजाने में होने वाला भेदभाव। लोग अक्सर अपने जैसे ही सामाजिक और शैक्षिक बैकग्राउंड वाले लोगों को रेफर करते हैं। इससे कंपनी की डाइवर्सिटी पर असर पड़ सकता है। तो ये एक शक्तिशाली टूल है, लेकिन इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। तो अब हमारे पास रिज्यूमे का एक ढेर लग गया है, कुछ अंदर से कुछ बाहर से। असली चुनौती तो अब शुरू होती है, इस भीड़ में से उस एक हीरे को कैसे ढूंढे। और ये हमें ले जाता है चयन यानी सिलेक्शन की प्रक्रिया पर। बिल्कुल। भर्ती अगर मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकना है तो चयन उन मछलियों में से सही मछली को चुनना है। तो ये चयन प्रक्रिया एक तरह का सफर है, एक बाधा दौड़ है जो हर उम्मीदवार को पार करनी पड़ती है। पहला पड़ाव तो जाहिर है आवेदन पत्र या रिज्यूमे है। ये पहला फिल्टर है। यहाँ एचआर बस ये देखता है कि उम्मीदवार न्यूनतम योग्यताओं को पूरा करता है या नहीं। जैसे अगर नौकरी के लिए 3 साल का अनुभव मांगा है और आपके पास सिर्फ 1 साल का है, तो आपकी गाड़ी यहीं रुक जाएगी। ये बहुत ही तेज और सस्ता तरीका है छांटने करने का। इसके बाद आता है प्रारंभिक साक्षात्कार, जो अक्सर एक छोटा सा फोन कॉल होता है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद गहराई में जाना नहीं है। इसका मकसद सिर्फ उन लोगों को हटाना है जो बिल्कुल भी फिट नहीं है। शायद उनकी सैलरी की उम्मीदें कंपनी के बजट से बहुत ज्यादा हैं, या वो उस लोकेशन पर काम नहीं करना चाहते। इससे सीनियर मैनेजमेंट का कीमती समय बचता है, ताकि वो सिर्फ गंभीर उम्मीदवारों से ही मिले। ठीक है, तो रिज्यूमे अच्छा है, फोन पर भी ठीक ठाक बात हो गई, पर कोई सिर्फ बातों से किसी को नौकरी कैसे दे सकता है? ये कैसे पता चलेगा कि उम्मीदवार के पास दिमाग भी है या नहीं? क्या उनका कोई टेस्ट भी होता है? हाँ, और ये बहुत दिलचस्प स्टेज है। कई कंपनियां लिखित परीक्षा लेती हैं, लेकिन ये कोई स्कूल का इम्तिहान नहीं है। अच्छा। यहाँ आपकी मैथ्स या ग्रामर नहीं जांची जाती। आजकल के टेस्ट ज्यादातर सिचुएशनल होते हैं। मतलब कैसा सवाल हो सकता है? जैसे वो आपको एक केस स्टडी देंगे। आपका एक बड़ा क्लाइंट नाराज है क्योंकि डिलीवरी लेट हो गई है और वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की धमकी दे रहा है। आप उसे कैसे संभालेंगे? एक ईमेल लिखिए। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कम्युनिकेशन और दबाव में सोचने की क्षमता सब एक साथ पता चल जाता है। ये तो वाकई दिलचस्प है। तो टेस्ट भी पास कर लिया, अब आता है वो दौर जिससे सबको डर लगता है, व्यक्तिगत साक्षात्कार। यहाँ असल में क्या होता है? इंटरव्यू लेने वाला क्या ढूंढ रहा होता है? देखिए, इस स्टेज तक आते आते ये तो लगभग तय हो जाता है कि उम्मीदवार के पास जरूरी स्किल्स और ज्ञान है। इंटरव्यू का असली मकसद कुछ और होता है। यहाँ परखा जाता है आपका रवैया, आपका एटीट्यूड और कल्चरल फिट। कल्चरल फिट। क्या आप हमारी टीम के साथ घुल मिल पाएंगे? क्या आपका काम करने का तरीका हमारी कंपनी के मूल्यों से मेल खाता है? आज के दौर में कंपनियां कौशल से ज्यादा इस पर ध्यान दे रही हैं, क्योंकि कौशल सिखाया जा सकता है, लेकिन किसी का बुनियादी स्वभाव बदलना लगभग नामुमकिन है। आपने वो मशहूर सवाल सुना है, ये पेन मुझे बेचकर दिखाओ। क्या ये आज भी पूछा जाता है? हाँ, ये एक क्लासिक सवाल है और हाँ, आज भी पूछा जाता है। इसका मकसद ये देखना नहीं है कि आप पेन बेच पाते हैं या नहीं। इसका मकसद ये देखना है कि आप सवाल सुनकर घबराते हैं या नहीं। क्या आप तुरंत बेचना शुरू कर देते हैं या पहले मुझसे मेरी जरूरतें पूछते हैं?
ये आपका आत्मविश्वास, आपकी हाजिर जवाबी और आपकी सेल्स की समझ को 1 मिनट में परख लेता है। वाह! चलिए मान लेते हैं कि उम्मीदवार ने इंटरव्यू में भी कमाल कर दिया, लेकिन लोग इंटरव्यू में तो अच्छी अच्छी बातें ही करते हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि वो सच बोल रहा है? बहुत जरूरी सवाल, और इसका जवाब है अगला कदम, संदर्भ जांच, रेफरेंस चेक। यह पूरी प्रक्रिया का शायद सबसे जरूरी लेकिन सबसे कमजोर तरीके से किया जाने वाला कदम है। ज्यादातर कंपनियां बस उम्मीदवार के दिए रेफरेंस को फोन करके पूछती हैं वो कैसा था, और जवाब हमेशा अच्छा ही मिलता है। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है स्मार्ट सवाल पूछना। ये मत पूछिए कि वो कैसा था, ये पूछिए अगर आपको उसे 1 से 10 के स्केल पर रेट करना हो तो आप क्या करेंगे। अगर जवाब 7 से कम है तो कुछ गड़बड़ है। या ये पूछिए उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी और किस एक चीज पर उसे काम करने की जरूरत है। और सबसे मारक सवाल है, क्या आप उसे दोबारा नौकरी पर रखेंगे? इस सवाल का जवाब और जवाब देते समय की हिचकिचाहट आपको सब कुछ बता देगी। एक अच्छी रेफरेंस जांच गलत भर्ती के खतरे को 50% तक कम कर सकती है। ये तो एक बेहतरीन इंसाइट है। इसके बाद तो बस कुछ औपचारिकताएं ही बचती होंगी। हाँ, इसके बाद चिकित्सा परीक्षण होता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उम्मीदवार सेल्स की भागदौड़ वाली नौकरी के लिए फिट है। और फिर इन सभी चरणों के प्रदर्शन को मिलाकर मैनेजमेंट अंतिम चयन करता है, और इस लंबे सफर के अंत में उम्मीदवार को मिलता है नियुक्ति पत्र, जिसे हम आम भाषा में ऑफर लेटर कहते हैं। सैकड़ों आवेदन आते हैं और हर चरण पर छटनी होते होते आखिर में 1 या 2 लोग बचते हैं। लेकिन इस पूरी मशीनरी के पीछे का लक्ष्य क्या है? कंपनियां असल में कौन से गुण ढूंढ रही हैं? वो एक्स फैक्टर क्या है? बिल्कुल, ये पूरी कवायद उस एक्स फैक्टर को खोजने के लिए ही है। हमारे स्रोत के मुताबिक एक अच्छे सेल्स पर्सन में कुछ खास गुण होते हैं। पहला तो जाहिर है अच्छा संचार कौशल। मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं, बल्कि ग्राहक को ध्यान से सुनना और समझना भी। अच्छा। और दूसरा है सुखद व्यक्तित्व, प्लीजिंग पर्सनालिटी। मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी जिस पर लोग भरोसा कर सकें, जिसके साथ बात करके अच्छा लगे। कोई भी किसी रूखे या घमंडी इंसान से कुछ नहीं खरीदना चाहता। सही बात है। तीसरा और शायद सबसे जरूरी गुण है आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण। सेल्स में ना सुनना रोज की बात है। एक अच्छा सेल्स पर्सन इससे निराश नहीं होता, बल्कि उसे एक चुनौती की तरह लेता है। यह आत्मविश्वास उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज, हर चीज में झलकता है। और जाहिर है उत्पाद का ज्ञान, प्रोडक्ट नॉलेज। अगर आप जो बेच रहे हैं उसे ही ठीक से नहीं जानते तो आप ग्राहक का भरोसा कैसे जीतेंगे? हाँ, और अंत में इन सबका निचोड़ ग्राहकों को मनाने की क्षमता, यानी अपनी बातों और तर्कों से ग्राहक को ये यकीन दिलाना कि ये प्रोडक्ट उसकी समस्या का सबसे अच्छा समाधान है। और मजे की बात यह है कि चयन प्रक्रिया का हर कदम इन्हीं गुणों को परखने के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल, लिखित परीक्षा से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और ज्ञान का पता चलता है। इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और संचार कौशल को परखता है, और रेफरेंस चेक से आपकी मनाने की पिछली क्षमता का सबूत मिलता है। ये एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ने जैसा है। यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या महान सेल्स पर्सन पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? क्या ये सब गुण सिखाए जा सकते हैं या ये किसी में स्वाभाविक रूप से होते हैं? इसका जवाब हाँ और ना दोनों है। कुछ चीजें जैसे किसी का बुनियादी स्वभाव, आत्मविश्वास और कभी हार न मानने की जिद, ये काफी हद तक स्वाभाविक होती हैं। बेहतरीन कंपनियां इन्हीं गुणों वाले लोगों को नौकरी पर रखती हैं। लेकिन बाकी चीजें जैसे प्रोडक्ट का ज्ञान, बेचने की तकनीक, कंपनी की प्रक्रिया, ये सब ट्रेनिंग से सिखाया जा सकता है। तो सबसे अच्छी रणनीति है हायर फॉर एटीट्यूड, ट्रेन फॉर स्किल, यानी रवैये के लिए नौकरी पर रखो और कौशल के लिए प्रशिक्षित करो। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि सेल्स टीम बनाना कोई तुक्के का खेल नहीं है। ये भर्ती और चयन की बहुत ही सोची समझी, विज्ञान पर आधारित प्रक्रिया है। इसका एकमात्र उद्देश्य है जोखिम को कम करना और कंपनी के लिए उस सही इंसान को खोजना जो सिर्फ टारगेट ही पूरे ना करे बल्कि कंपनी की ग्रोथ का इंजन बने। बिल्कुल, ये सिर्फ एक खाली कुर्सी भरने का काम नहीं है। ये कंपनी के भविष्य में एक निवेश है। एक सही चयन आपको सालों तक फायदा दे सकता है और एक गलत चयन आपको महीनों तक पीछे धकेल सकता है। सही। तो ये प्रक्रिया एक ऐसी टीम बनाने के बारे में है जो कंपनी के लक्ष्यों को समझे, उसके मूल्यों को अपनाए और उसे सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जा सके। और इसी के साथ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। इस पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया को हमने समझ लिया, लेकिन अब सोचिए,
आज के दौर में जब एआई सेल्स के ईमेल लिख सकता है और सीआरएम सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स की सारी जानकारी दे लेता है, तो भविष्य के सेल्स पर्सन में इन आवश्यक गुणों में से कौन सा सबसे ज्यादा मायने रखेगा? क्या वो उसका प्रोडक्ट ज्ञान होगा जो एआई भी दे सकता है, या फिर उसका आत्मविश्वास और लोगों से एक वास्तविक मानवीय संबंध बनाने की क्षमता जो शायद मशीनें कभी नहीं कर पाएंगी?